हाँ जी, yes. Good evening, everyone. So, in the previous class, we have started a chapter called Financial Management. Part B का ये first chapter है बेटा. तो Part B के इस chapter में हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग डिस्कस किया था. अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग डिस्कस किया था, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग डिस्कस किया, कंसेप्ट के बारे में बात की थी, ऑब्जेक्टिव बात कर ली थी, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया था. फिर हमने टाइप्स ऑफ डिसीजन की बात की थी. अगर आपको ध्यान हो, कितने टाइप के डिसीजन लेने, कितने डिसीजन है? 3. फर्स्ट कौन सा है? इन्वेस्टिंग डिसीजन. सेकेंड फाइनेंसिंग. थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन. तो हमने सबसे पहला जो डिसीजन था वो स्टार्ट किया था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो ये किस चीज की बात करता है सर? ये बात करता है कि हमें बिजनेस को करने के लिए कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. दो तरीके की इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके लिए क्या टर्म यूज होती है? कैपिटल बजटिंग. शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल. ठीक है. अगर हम बात करें सेकंड डिसीजन की, फाइनेंसिंग डिसीजन था. फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब कि हमें पैसा कहां से अरेंज करना है. दो तरीके से अरेंज किया जा सकता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल. इंटरनल के लिए जो टर्म है शेयर होल्डर्स फंड बात करेंगे, एंड एक्सटर्नल के लिए हम डेट की बात करेंगे, राइट. एंड डिविडेंड डिसीजन में हमने बात करनी थी कि कितना आपको डिविडेंड देना है, कितना आपको रिटेन्ड अर्निंग्स यानी रिजर्व की फॉर्म में रखना है. ये सारी चीजें आपके डिविडेंड डिसीजन में आएंगी. फिर हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की थी लॉन्ग टर्म. अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, हमने बात की थी कैपिटल बजटिंग के कंसेप्ट की. कैपिटल बजटिंग का मीनिंग हमने डिस्कस किया था, एंड हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन स्टार्ट किया था. और इसमें मैंने आपको दो फैक्टर्स कंप्लीट करा दिए थे. एक करा दिया था कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड सेकंड करा दिया था रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न, राइट. ये दोनों चीजें डिस्कस कर ली थी. आई होप सो आप लोगों ने घर पे जाके पढ़ाई की होगी. रीड किया था बेटा? रीड किया था. किसी को किसी यहां तक कोई भी मतलब जो रीड किया उसमें किसी वर्डिंग में कोई डाउट हो, यू कैन आस्क. अगर रीड किया है तो. अगर रीड नहीं किया तो आज कर लेना बेटा. थर्ड पॉइंट लिखो, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. लास्ट पॉइंट इज फैक्टर अफेक्टिंग का बेटा, जल्दी से शाबाश. हाँ, उसी के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग का ना थर्ड पॉइंट है बेटा. कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का थर्ड पॉइंट है द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. अच्छा, हमने कैश फ्लो में क्या पढ़ा था बेटा? जो फर्स्ट हमारा फैक्टर था उसमें हमने क्या समझा था कैश फ्लो में? यस तन्विका, एक मिनट बेटा, प्लीज प्लीज एक मिनट. आवाज एक तो इसकी वैसे ही पंखे से कट जाती है. एक मिनट. हाँ बेटा, दोबारा बोलो. हम्म. तो कैश फ्लो ऑफ द, मैंने कैश फ्लो का मीनिंग समझाया था, डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. कि अगर हम लेट से कोई एक मशीनरी लेते हैं, उससे हम 10 साल तक कितना कैश इनफ्लो लेंगे, एंड उसका कैश आउटफ्लो कितना है, और वो जो कैश इनफ्लो है उसको आज प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके ये चेक करेंगे कि कैश फ्लो कितना है. अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है वी विल टेक द डिसीजन, नेगेटिव कैश फ्लो है तो वी विल नॉट टेक द डिसीजन. दूसरा केस इसमें ये भी हो सकता है, प्रोजेक्ट की भी बात की थी, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी की भी बात करी थी. सेकंड हमने बात की थी रेट ऑफ रिटर्न की, इसमें भी प्रोजेक्ट की बात की थी. रेट ऑफ रिटर्न यानी किसमें हमें ये इसी देखो इस सीक्वेंस में कैश फ्लो से क्या निकल के आएगा? रेट ऑफ रिटर्न. लेट्स से मैंने दो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की सोची, मतलब दो में से किसी एक में करना है, प्रोजेक्ट ए की, प्रोजेक्ट बी की. प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो जो हैं, लेट्स से मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया और मेरे को लग रहा है कि मेरे को 10 लाख रुपए बच जाएंगे, तो 10% हो गया. ठीक है. दूसरे प्रोजेक्ट से मैं सोचता हूं कि मैं 1 करोड़ लगा के और मेरे को 12 लाख बच रहे हैं, तो इसका मतलब कितना परसेंट रिटर्न हो रहा है? 12%. यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न देखना है, तो जिसमें रेट ऑफ रिटर्न मेरा ज्यादा आएगा मैं उस प्रोजेक्ट को क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट कर. क्लियर है? और तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में मनी की मेनली बात हो रही है. एक बार इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वाले को रीड करते हैं. द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रिगार्डिंग. अब देखो इसमें वो वर्ड्स आएंगे जो मैं आपको शायद बता चुका हूं, देखें शायद वो आते हैं या नहीं आते. ठीक है. डिसीजन टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, ये सब मैंने आपको पहले दूसरे पॉइंट में बता दिया है. ठीक है. एंड रेट ऑफ रिटर्न, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स. देखो वो टेक्निक्स बताई थी, कुछ नाम याद है टेक्निक्स के? मैंने बताए थे हैं, नाम बताए थे मैंने, अगर आपको याद हो. देखो इसमें लिखी नहीं हुई है वो टेक्निक्स, टेक्निक्स के नाम इन्होंने लिखे नहीं है. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू एवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स विच आर नोन एज कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स.
इसके आगे ना इसी में बुक में लिख लो, वो टेक्निक्स के नाम लिख लो, टेक्निक्स के नाम। पहली टेक्निक लिखो एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये टेक्निक्स हैं बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी, ठीक है। दूसरा, ये टेक्निक्स याद रखना, ये टेक्निक्स आपको ना आगे जब आप एफएम पढ़ोगे ना बीकॉम में वगैरह में या प्रोफेशनल लाइफ में, ये टेक्निक्स कैलकुलेट करनी आती है पूरा, ठीक है बेटा। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। थर्ड, पेबैक पीरियड, एंड फोर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं, ये 4 फेमस टेक्निक्स हैं। नेट प्रेजेंट कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो इन टेक्निक्स का यूज करके हम डिसाइड करेंगे कि वेदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी। देखो लिखा ना लास्ट में, दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये टेक्निक्स के नाम मैंने आपको लिखवा दिया, आपकी बुक में होने चाहिए थे, है नहीं, क्या पता आगे हो कहीं तो देख लेंगे, ठीक है। चलें आगे। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट कवर होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और इन्वेस्टमेंट में मेनली हमारा लॉन्ग टर्म जो कैपिटल डिसीजन था उसके फैक्टर्स। आपको इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इसमें हमने पढ़ा क्या, इसमें हमने पढ़ा कि वेदर हम जब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेंगे यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड डिसीजन कौन सा था, फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, क्या लिखवाया था मैंने, लिखवाया था फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में कुछ डेफिनेशन कुछ लिखवाई थी। अगर नहीं लिखवाई तो अभी लिख लेते हैं, अगर नहीं लिखवाई तो लिख लेते हैं। लिखो, फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में लिखो। फाइनेंसिंग का मतलब क्या बताया था, देखो इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन हमें पैसा कहाँ से अरेंज करना है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग भी यूज होगी, चेक होगी, देखते हैं। लिखो फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में लिखो बेटा डेफिनेशन। अगर आपको डिफाइन करना है 1 मार्क का फाइनेंसिंग डिसीजन तो ये डेफिनेशन है। फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट्स टू, फाइनेंसिंग डिसीजन relates to the financing pattern, the financing pattern or the proportion of debt and equity, proportion of debt and equity, full stop. It is concerned with the, it is concerned with the decisions about, it is concerned with the decisions about how much to be raised, how much to be raised from which source। बताया था ना मैंने। देखो बेटा इसके बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो क्या एक्सप्लेनेशन होगी, देखो अभी बात। चलो, तो मैंने आपको फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए बताया था, फाइनेंसिंग डिसीजन अभी क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए बताया, ध्यान दे बेटा चैतन्य सर। फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात की थी, ये बात करता है सोर्स की, ये बात करता है सोर्स की, पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स। सोर्स के लिए हमने टर्म यूज करी थी अरेंजमेंट ऑफ फंड्स की, सोर्स ऑफ फंड्स, या इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स को अरेंज कहाँ से करना है। और मैंने आपको बताया था हम जब भी ये बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये टॉकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, ठीक है। तो 2 तरीके का सोर्स होता है बेटा, यस बताया हुआ मैंने ना, वही चीज यहाँ पे, ये वही चीज है बट डिफरेंट लैंग्वेज बोला है। और इसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर हम लोग रेशो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो रेशो में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज आएगा बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज बोलते हैं, उसमें आएगा डेट इक्विटी रेशो, पढ़ेंगे हम लोग, तो वो यही चीज है, ठीक है।
और इसका कुछ पार्ट है ना आगे की जो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर्स की वो रेशो से कवर होती है आपकी, मतलब रेशो और ये साथ साथ चल रहा है, कोइंसिडेंस है, तो आपको और बेटर समझ आएगा। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो तरीके का सोर्स ऑफ फंड है। अच्छा अब ये बताओ, देखो इंटरनल का मतलब क्या हुआ? इंटरनल का मैं पहले इनको समझा देता हूँ, वही बुक में आपको मिलेगा। इंटरनल का मतलब क्या होता है? यस चैतन्य, इंटरनल का मतलब होता है बेटा ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर का पैसा, पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनर्स का पैसा, और कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर्स का पैसा। और शेयर होल्डर्स को पैसे के बदले में क्या इशू होते हैं? शेयर्स इशू होते हैं। ओनली कंपनी हैज अ राइट टू इशू द शेयर्स एंड डिबेंचर, उसके अलावा किसी को राइट नहीं। ठीक है, तो ऑनर्स कैपिटल ये हो गया ऑनर्स। तो ऑनर्स का मतलब जो बिजनेस के ऑनर है वो कितना पैसा लगाएंगे। एक्सटर्नल का मतलब इन द फॉर्म ऑफ डेट, एक्सटर्नल का मतलब डेट। ऑनर्स कैपिटल के लिए टर्म क्या यूज होती है? इक्विटी। तो कितना इक्विटी कितना डेट। अब इसके लिए ना ये लाइफ लॉन्ग जो आगे की बात समझाने जा रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग समझ लेना, हर जगह यूज होती है। ठीक है, यहाँ तो होगी होगी, आगे के लिए बता रहा हूँ। देखो बेटा, हर सोर्स के कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। हर सोर्स ऑफ फंड के कुछ पॉजिटिव होंगे या कुछ नेगेटिव, दोनों चीजें होंगी। तो अब हमें क्या करना है, वो डिसीजन जो है वो डिसीजन ऑनर्स का होगा, वो डिसीजन जो कंपनी को चलाने वाले उनका होगा, और हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी है। बैलेंस अप्रोच के लिए टर्म यूज होती है जुडिशियस मिक्स। जुडिशियस मतलब बैलेंस्ड मिक्स, तो इन दोनों का मिक्सचर, प्रॉपर मिक्सचर जिससे कि कंपनी को फायदा हो। ठीक है, और उसके लिए टर्म यूज होती है फाइनेंसिंग मिक्स। टर्म क्या यूज हो रही है? फाइनेंसिंग मिक्स। तो हमें ऐसा जुडिशियस मिक्स बनाना है कि जिससे कि कंपनी को नुकसान ना हो, कंपनी को फायदा हो। अब किसी कंपनी में ऑनर्स इक्विटी ज्यादा होगा, किसी कंपनी में डेट ज्यादा होगा, कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, मतलब आप ये फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ, जो सबसे पहले इक्विटी की बात करें, इक्विटी, और यहाँ पे मैं इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें, मैं एज पर कंपनीज एक्ट आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कंपनीज एक्ट लगेगा उसके ऊपर। तो इक्विटी के लिए, ठीक है, कंपनी का जो इक्विटी को, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देती है? डिविडेंड देती है। क्या देती है? डिविडेंड देती है। तो यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या मिलता है बेटा? डिविडेंड मिलता है उनको, दे गेट द डिविडेंड। अब जो डिविडेंड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो डेट होती है, डेट, डेट किस किस फॉर्म में हो सकती है? डेट हो सकती है, इसके एग्जांपल्स डिबेंचर्स की फॉर्म में हो सकती है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, उसके अलावा बैंक लोन हो सकता है, लोन की फॉर्म में हो सकता है। ये सब किस पे कवर होते हैं? ये सब डेट, इसको क्या कहते हैं? डेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड डिबेंचर? डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ डेट, डिबेंचर और डेट सेम नहीं है, डेट हैज अ वाइडर मीनिंग। ठीक है बेटा, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, आप समझ लो, काम आएंगी और यहाँ तो आएंगी। तो चाहे कोई भी डेट हो, डिबेंचर्स हो, इनकी इनकम होती है इंटरेस्ट। कंपनी इनको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। ये नोट करते जाना बेटा, साथ साथ काम आने वाली चीज है। ठीक है, ये पूरा इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन आपका कवर हो जाएगा बेटा, अभी पढ़ोगे तो नोट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ अकाउंटिंग यूज है। अब कंपनीज एक्ट कहता है बेटा, जो डिविडेंड है उसको शेयर होल्डर्स को देना कंपनी के लिए नॉट मैंडेटरी। डिविडेंड देना इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी इन नेचर। डिविडेंड देना है या नहीं देना, कंपनीज एक्ट कहता है इट्स अप टू द कंपनी, देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो ना दो। तो डिविडेंड देना इज नॉट, डिविडेंड डिक्लेरेशन इज नॉट मैंडेटरी। ये बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे सारे आपके एग्जाम में। तो डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं, मैंने बोला मैंडेटरी नहीं है, इसका मतलब मना नहीं किया, ध्यान रखना। क्लियर है? सुनो ध्यान से, काम आएगी आगे सारी चीजें। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट देना मैंडेटरी। कंपनी को डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना क्या है? मैंडेटरी। अब ये देखो, तो अगर इस एंगल से देखें, डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है और इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, तो इस एंगल से देखें विच इज बेटर, इक्विटी इज बेटर और डेट इज बेटर? इस एंगल से देखें कि डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है,
डेट डेट पे इंटरेस्ट देना मैंडेटरी। इस एंगल से देखें तो इक्विटी इज बेटर। हर एंगल से आंसर चेंज हो जाएगा। यही तो करना है ना, हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या बेटर है। भाई एक बात हो, सीधी बात है, हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट हो, दूसरा सब्जेक्ट फेवरेट ना हो, लेकिन चैतन्य का उल्टा हो, उसका जो आपका फेवरेट नहीं है उसका फेवरेट हो, और जो आपका फेवरेट है वो उसका फेवरेट ना हो सकता है ना ऐसा। पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। सेम विद द कंपनी। ये मैं आपको बिल्कुल ओवर प्रॉपर कंपनी में जैसे चलता है वो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो डिविडेंड देना इज नॉट मैंडेटरी, वहां पे इंटरेस्ट देना इज मैंडेटरी। तो अगर हम बात करें कंपनी के एंगल से, तो कंपनी के एंगल से क्योंकि डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, सुनना ध्यान से, तो इस केस में ऐसा फिर तो सारा इक्विटी ले लो, फिर तो लोन लो ही मत। या सुनो, सिर्फ इस एंगल से देखें नहीं, अभी और भी एंगल देखें। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को मतलब इक्विटी इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, तो इनका राइट टू वोट होता है। इनका क्या होता है? राइट टू वोट। इनके पास एजीएम होती है, राइट टू वोट होता है। राइट टू वोट का मतलब इनकी से होती है हर डिसीजन में। शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू वोट। डिबेंचर होल्डर्स का राइट टू वोट नहीं होता एक्सेप्ट कुछ कामों पे। तो जर्नल रूल, डिबेंचर होल्डर्स को राइट टू वोट नहीं मिलता। एक्सेप्शन है जहां मिलता है, वो जब आपको पढ़ने की जरूरत है, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा होता है ये। अब इस एंगल से बताओ, राइट टू वोट, राइट टू वोट अगर हम बात करें इस एंगल से देखें, तो राइट टू वोट होगा, तो इसका मतलब जो जो मेन ऑनर्स होंगे, जैसे मुकेश अंबानी, अब मेरे पास भी राइट टू वोट है, तो हो सकता है मैं मुकेश अंबानी के डिसीजन से अफेक्ट हूं, मेरे को लगे वो डिसीजन सही नहीं है, मैं अपना वोट अलग दूं उससे अगेंस्ट, हो सकता है या नहीं। इसका मतलब कि जितने ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको राइट टू वोट होगा। राइट टू वोट होगा तो जो मेन ऑनर्स हैं उनका डिसीजन अफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन ये चीज कहां नहीं है? डेट में नहीं है। डेट में राइट टू वोट नहीं है, इसका मतलब वो अपनी चला सकते हैं। तो राइट टू वोट के एंगल से देखें तो विच इज बेटर? डेट इज बेटर। इसी को बोल रहा था। क्यों? वही तो, लोगों को सुनी जाएगी फिर कंपनी चल रही, फिर तो कंपनी चल रही। इतनी ईमानदारी से दुनिया नहीं चलती बेटा, कंपनियां तो नहीं चलती। हम तो एंगल देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट समझो, तीसरा पॉइंट, डिविडेंड अगर दिया जाता है, ध्यान सुना, मैंने एक कंसेप्ट बताया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, याद है बताया था मैंने। तो जो डिविडेंड है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और इंटरेस्ट की पेमेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई मुझे याद दिला सकता है कि व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? ये मैंने आपको फंडामेंटल्स के चैप्टर में बताया था, पार्टनरशिप। यस, अच्छा इसको और रिफाइन करो, ठीक है, इतना आंसर। हाँ भाई, और कोई? तो इसका मतलब अगर हम बोलें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट का बांटना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, एंड जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो आफ्टर प्रिपेयरिंग पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, आजकल तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एक ही बनती है, तो जब नेट प्रॉफिट निकल आता है, उस नेट प्रॉफिट को, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे ईबीआईटी वगैरह करके ना, आगे की क्लासेस में आएगा। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएशन है। तो एक बात बताओ, ये एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज है, विच इज बेटर? देखो अब इसके दो आंसर है। जो तुमने आंसर दे दिया ना एप्रोप्रिएशन, वो ऊपर वाला आंसर दे दिया, ऊपर वाला आंसर दे दिया, नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी में ही आ गया। ठीक है, लेकिन इसका इंपैक्ट समझो, दूसरा इंपैक्ट समझो। मेरा आंसर उल्टा है, डिबेंचर। दैट्स कैसे, मैं बताता हूं। देखो, हम सब कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, सब कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, सब कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से। क्यों मैं समझा रहा हूं, अब समझो। यही तो स्कूल में समझाना नहीं है उन्होंने। सुनो, देखो हमारा ना पी एंड एल अकाउंट बनता है, पी एंड एल अकाउंट बनता है, फिर बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जिसको कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट
एक ही बनाते हैं ना जिसमें, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन। अब ये मर्ज हो गया, ठीक है। तो समझो यहाँ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता था, यहाँ हमारी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम आती थी, यहाँ हमारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते थे, तो हमारा क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था। ये नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता था, यहाँ पे हमारा, अभी ये मैं कैश फ्लो में समझाऊंगा आप लोगों को, कैश फ्लो बनेगा, ये टीचर ने तो फॉर्मेट रटवा दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस नेट प्रॉफिट, ये हो गया, ये देखो ये जो नेट प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब इस नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड में भी दो चीजें होंगी, पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड को, पता पड़ा था ना, प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर डिविडेंड। फिर उसके बाद अगर बचेगा तो किसको दिया जाएगा, बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और अगर नहीं भी देना इक्विटी शेयर्स को, सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग, सारा का सारा रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद जो बचता है बैलेंस, ये वाला बैलेंस बचेगा, ये नेट प्रॉफिट, ये होता है P&L अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, जो P&L अकाउंट बैलेंस शीट में नजर आता है, मैंने बताया हुआ P&L अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे नजर आता है, ठीक है। तो ये वो वाला प्रॉफिट होता है, ये मैं कैश फ्लो में आपको समझा। अब समझो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। हमने अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया होगा, वो यहाँ कहीं आया होगा। डिविडेंड कहाँ आ रहा है, जो लैंग्वेज है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब ये यहाँ पे इंटरेस्ट आया होगा, समझना बेटा ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब जब मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट किया होगा, कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 100 था, इंटरेस्ट 10 रुपए था, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 90। यस और नो, प्लीज लिसन, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 90। तो हमारा जो इनकम टैक्स लगता है, जो हमारा इनकम टैक्स लगता है, वो इस नेट प्रॉफिट पे लगता है। वो किस पे लगता है, नेट प्रॉफिट पे लगता है। प्लीज ध्यान से समझना। लेट से इनकम टैक्स का रेट 30% था, इनकम टैक्स का रेट कितना था, 30%। तो मुझे बताओगे इस 90 रुपए पे 30% कितना होगा, 27 रुपए, यस और नो। हमने कितना इनकम टैक्स पे किया, 27। हमने कितना इनकम टैक्स पे किया, 27 रुपए पे किया। प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से, अब आ रही है चीज, ठीक है। अगर इस इंटरेस्ट को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना मानते, एप्रोप्रिएशन मानते, तो वो कहीं यहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 100 था, नेट प्रॉफिट भी क्या होता, 100, नेट प्रॉफिट भी क्या होता, 100। अब इस पे इनकम टैक्स देते 30%, तो कितना आता, 30 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इनकम टैक्स की 3 रुपए की सेविंग हो गई। मेरे को इनकम टैक्स 3 रुपए कम देना पड़ा, किसकी वजह से देना पड़ा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ डेट है, उससे हमारी क्या होती है, इनकम टैक्स की सेविंग होती है। पहले तो बताओ ये पॉइंट समझ आया। अगर मैं सारा, एक कंपनी सारा का सारा इक्विटी ले ले, इक्विटी पे डिविडेंड देना पड़ेगा, यस और नो, इक्विटी पे डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब हमें जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, सब पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारी इनकम टैक्स की सेविंग नहीं। लेकिन यही हमने कुछ पैसा अगर डिवेंचर की डेट की फॉर्म में लिया, तो कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट पे इनकम टैक्स की क्या होती है, सेविंग। अच्छा एक बात बताओ, कह सकता हूं कि अगर लेट से मेरा ये 10 रुपये जो है, ये 10 रुपये जो मेरा इंटरेस्ट लगा है, लेट से 10% का, ठीक है, तो इसका मतलब 3 रुपये की सेविंग होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 7% बढ़ गई मेरी कॉस्ट ऑफ डेट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 रुपये अपने आप में 10% था, मान लो 10 रुपये जो निकल गया था 10% था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो मैंने 10 दिए, 3 बचाए भी, तो 3 किसकी वजह से बचाए हैं, इस इंटरेस्ट की वजह से, यस और नो। तो इस 3 रुपये को बचाना, जो सेविंग हुई इनकम टैक्स सेविंग, इसका मतलब अगर 10 रुपये अपने आप में 10% था, तो 3 रुपये 3% हो गया, यस और नो। इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा, ये अपने आप में कितना हो गया, 7% हो गया। इसका मतलब मेरी जो कॉस्ट थी एक्चुअली में 10 रुपये नहीं थी, 10% नहीं थी, कितनी पड़ गई मुझे, 7%, क्योंकि उससे मुझे कितनी सेविंग हो गई, इनकम टैक्स की 3 रुपये की सेविंग हो गई। तो अब इस इनकम टैक्स की सेविंग के हिसाब से देखो, तो मुझे कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, वो लेना बेटर है। अब क्वेश्चन उठा, सर सारा का सारा ले लो फिर। भाई सारा का सारा, ठीक है, समझना ध्यान से, देखो मैथमेटिक्स है और अकाउंट्स का मिक्सचर समझा रहा हूं आप लोग। सर सारा का सारा ले लो फिर, कॉस्ट ऑफ डेट सारा का सारा ले लो, सारा का सारा ले लेंगे, ठीक है। तो सारा का सारा अगर हमने ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब जो इक्विटी वाला प्रपोर्शन था वो भी डेट से लेना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यस और नो। और मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा,
तो कहीं ना कहीं मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ज्यादा देने से मैं टैक्स सेविंग तो कर लूंगा, लो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट 50 रुपए दे रहा हूं मान लो, तो सिर्फ मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा, 40 रुपए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो इनकम टैक्स सेव तो करता है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरा नेट प्रॉफिट भी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं डेट इक्विटी रेशो, जो हम पढ़ेंगे आगे रेशो में भी 2:1 का बोला जाता है। अब उनसे पूछ लो ना क्यों, बस वो समझा दिया दो ये, अरे भैया जितना इक्विटी है उसका ट्वाइस तक आप डेट लो, इट इज आइडल। उससे ज्यादा ले रहे हो तो इसका मतलब आपकी लीवरेज ज्यादा है, यानी आपका डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, आपके लिए अच्छा नहीं है। और अगर डेट कम ले रहे हो तो आप टैक्स का बेनिफिट नहीं ले रहे। तो इसका मतलब जुडिशियस मिक्स में दोनों चीजों का होना जरूरी है, इक्विटी भी एंड डेट। तो अब आपसे कोई पूछे कि सर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, इज इट बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल, तो आंसर इज बेनिफिशियल। किस चीज के लिए बेनिफिशियल है सर, टैक्स सेविंग। इससे हमारी टैक्स सेविंग, हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, लेकिन इससे नो टैक्स बेनिफिट, कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं है। क्यों टैक्स का बेनिफिट नहीं है, आपसे कोई पूछे तो अगला पॉइंट चैतन्य, इस पे टैक्स का बेनिफिट क्यों नहीं है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे, डिविडेंड पे, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं है तन्विका, नेट प्रॉफिट पे लगता है। और इसका मतलब अब मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, बेटा दिस इज जो मेरा नेट प्रॉफिट है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसे कहते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं आपको समझाऊंगा, सीक्वेंस समझाऊंगा, इसी चैप्टर में समझाऊंगा। पैट तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो इसका मतलब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर डिविडेंड हम निकाल रहे हैं, जैसे टैक्स हम पहले दे चुके हैं। तो जो आउटसाइडर का जो क्लेम होता है पहले दिया जाता है, उसके बाद ही इनसाइडर को पैसा दिया जाता है। दिस इज हाउ, मैंने काफी हाई लेवल पे आपको चीज समझा दी है, सो दैट इसका अगर 50-60% भी आपको याद रहेगा लाइफ लॉन्ग, तो आपके लिए बहुत चीजें ईजी हो जाए। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो दिस इज व्हाट द फाइनेंसिंग डिसीजन इज ऑल अबाउट। ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है कि हमें कितना बोरोड फंड लेना है, कितना हमें घर का लगाना है, क्या चेक करना है क्या नहीं, एक जुडिशियस मिक्स आपको रखना है। तो एक बार फटाफट से ये फाइनेंसिंग जो डिसीजन है, इसका जो ये पैराग्राफ है यहाँ तक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन से पहले, ये मैं वैसे इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बता भी चुका हूँ, यहाँ तक फटाफट से रीड कर दो, यही चीज़ें इसी टाइप की आपको सारी मिलेंगी जल्दी से। हाँ, इंटरेस्ट देने में आपको मैंडेटरी है इंटरेस्ट देना। अब वही है कि आपको देखना है आप कितना लेना चाह रहे हो इंटरेस्ट, कितना आप दे सकते हो, अपनी आपकी अर्निंग कितनी हो, सब आपका डिसीजन है। अब जैसे इक्विटी को, जैसे हम इक्विटी शेयर्स, जैसे पब्लिक इश्यू वगैरह आता है, बहुत ह्यूज अफेयर होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक अंडर राइटर के एक्सपेंसेस और बहुत सारे खर्चे, लीगल फीस वगैरह, फ्लोटिंग एक्सपेंस कहते हैं उनको, फ्लोटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि किस पे क्या कॉस्ट लग रही है, कौन सा कितना लेना चाहिए, ये सब फैक्टर्स अफेक्टिंग में आएगा। चलो पढ़ो फटाफट से शांति से। हाँ रजिस्टर में लाना बेटा, रजिस्टर में, अभी रजिस्टर पहले पूरे प्रॉपर फिल करेंगे बेटा। और वैसे मेरे ख्याल से रजिस्टर में रखोगे ना ज़्यादा बेटर है, मेंटेन करना इजी रहता है, मतलब होते नहीं है टेस्ट सॉल्यूशन। और नया ले लेंगे, थोड़े से बड़े रजिस्टर लगाना नेक्स्ट टाइम ना, ये भर जाएगा ना, ये तो भर जाएगा, एक दो टेस्ट में भर जाएगा।
चलो शाबाश, जल्दी करेंगे। बेटा अर्शिया एक पंखा कम करिए, ठंडा सा हो रहा है। हाँ जी, पढ़ लिया। वही सेम चीजें हैं, सारे वैसी है। मैंने काफी एडवांस लेवल की चीज, ये याद रखना बेटा, काम आएगा बेटा। पढ़ लिया तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अच्छा, एक चीज उसमें और ऐड कर सकते हैं हम, जो मैं बता रहा था इसको, मतलब देखो डिफरेंस भी बन गया आपका इसमें। अच्छा, रिस्की कौन सा ज्यादा है, डेट या इक्विटी? कंपनी के एंगल से, फिर मैं बोल रहा हूँ कंपनी के एंगल से। कंपनी एंड ऑनर आर अलग अलग थिंग। कंपनी के एंगल से बात कर रहा हूँ, विच इज मोर रिस्कियर टू ए, हाँ, डेट। अर्शिया, हाँ भाई चैतन्या, डेट इज मोर रिस्की। व्हाई डेट इज मोर रिस्की? देखो, वो एक लीगल केस कर सकते हैं, एक अलग चीज है। लेकिन कंपनी के एंगल से ज्यादा रिस्की क्या है, डेट है। क्यों? इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। अगर मान लो किसी साल प्रॉफिट, अब तुमने तो आंसर दिया था दोनों ने, तुम तो लेना है। क्या चीज? रिस्क वो कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन इंटरेस्ट तो चार्ज देना पड़ेगा ना। फिर वही बात कर, एक बात बता, राइट टू वोट तो फिर भी डाइल्यूट किए जा सकते हैं, तो बहुत तरीके हैं कंपनी तक। अभी तुम छोटे हो ना, तुम नहीं समझ पाओगे। वो कंपनी की एजीएम ऐसी जगह करते हैं सब शेयर होल्डर पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, वो सब चीजें हैं, लेकिन एक बात बताओ ना, सीधी बात, मेन तो पैसा ही है। ठीक है, एक बात, बैंक जो है, बैंक, इसीलिए तो एक बात बताओ, बैंक जो है वो क्यों कंपनी के इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेता है लोन देने से पहले? हाँ, तो इसका मतलब ऐसी कंपनी के लिए ज्यादा, क्योंकि कंपनी को अगर, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, सब चीजें लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी को इंटरेस्ट देना क्या है, मैंडेटरी है। चाहे लॉस होगा तो भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर मान लो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता किसी साल, क्या इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है? यस। कंपनी के एंगल से ज्यादा रिस्की क्या हो गया, डेट, पैसों को देना जरूरी है। लेकिन डिवेंचर देना और डिविडेंड देना जरूरी है नहीं। तो कंपनी ना भी दे 1 साल 2 साल तो चल जाए। ये चीजें, तो इसका मतलब रिस्की ज्यादा है। सब कंपनी के एंगल से हम बात कर रहे हैं, ये लेस रिस्क। ठीक है बेटा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अभी आप छोटे हो, आपको इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल कॉमन सेंस यूज करना बेटा। चलो आ जाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। आ जाओ, देखो बहुत इजी है, आप पॉइंट्स लिखते जाएं, बाकी हम बुक से पढ़ेंगे समझेंगे। बुक में आपको मैं वैसे बता दूंगा। फर्स्ट है कॉस्ट। सबसे पहला क्या नजर आ रहा है, कॉस्ट। मैंने आपको बताया था सबसे पहला पॉइंट, देखो, कॉस्ट। कॉस्ट जो है, फंड को रेज करने का कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बेसिकली मेनली बात कर रहे हैं कि कॉस्ट कितना आ रहा है उसको रेज करने का। अब जो हो सकता है कि डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो, लोन्स का डिफरेंट हो, इक्विटी का डिफरेंट हो, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, वो सब चीज़ें डिफरेंट हो, तो ये हमें देखना है, हमें मतलब कंपनी को देखना है कि हमें किसको कितना लेना है। लेना तो दोनों ही है, डेट भी लेंगे एंड इक्विटी भी लेंगे। ठीक है, डेट भी लेना इक्विटी, लेकिन कितना प्रोपोर्शन में लेना है वो उनकी कॉस्ट पे
होगा, इसी के साथ सी पॉइंट जुड़ा हुआ है। इसीलिए ना आप एक काम करो, ए पॉइंट लिखे ना कॉस्ट, बी पॉइंट फ्लोटिंग कॉस्ट लिखो। अच्छा, अभी ऊपर भी आया होगा ना फ्लोटिंग चार्जेस, कुछ आया होगा, ऐसा वर्ड आया। व्हाट फ्लोटिंग कॉस्ट क्या था कि उस फंड को, उस पैसे को रेस करने के लिए कंपनी का कितना पैसा लगेगा। लाइक जब पब्लिक इशू आता है ना, तो मैंने आपको बताया भी है, पब्लिक इशू इज लाइक अ मैरिज इन अ होम। जैसे किसी के घर में मैरिज होती है ना, वैसे ही कंपनी के केस में पब्लिक इशू होता है। मैरिज में हम पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं ना, जो मेन घर की मैरिज होती है, जिसमें कोई लोग साल से शुरू कर देते हैं, कोई 6 महीने चल लगते हैं ना, इतना टाइम रिश्ता देखने में। ऐसे ही ऐसा नहीं होता कि मेरे मन में आया मैंने पब्लिक इशू लाना है अपनी कंपनी का, मैं कर ले आऊंगा। नो, सालों की मेहनत होती है, 2 साल 3 साल पहले गुडविल क्रिएट करनी पड़ती है मार्केट में, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, फिर प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं बहुत सारे, उन सबकी कॉस्ट है, रजिस्ट्रार टू एन एजेंट और बहुत बहुत कंप्लायंस और ये बहुत कुछ है। ठीक है, तो इट इज़ लाइक जस्ट लाइक अ मैरिज इन अ हाउस। वैसे जैसे खर्चे होते हैं मैरिज में, वैसे पब्लिक इशू में खर्चे होते हैं। तो फ्लोटिंग कॉस्ट कहते हैं कि उस पैसे को अरेंज करने के लिए आपने कितना खर्चा किया, लीगल फीस कितनी दी, ये बहुत प्रोफेशनल लोग करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं बेटा। ठीक है, एक फंड लाने के, क्लियर है। तो अभी आप बहुत छोटे हो, आपने देखा नहीं है ना दुनिया, तो ये हम इन्वेस्टमेंट में ही काम करता हूँ मैं, तो मैं मतलब ऐसी फीस होती है लाइक एनीथिंग। ठीक है, एक एक प्रोजेक्ट के करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं। अपने आपने नाम सुना है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल का, AZB, लूथरा एंड लूथरा, PwC, ये सब टॉप शॉट फर्म्स हैं। ठीक है, बहुत ह्यूज, मतलब ये लोग काम करते हैं, ग्रैंड थॉर्टन, ये सारे नाम हैं। अब ये ना, अब इधर उधर की बातों से ना इन चीज़ों में अपना ध्यान लगाना शुरू करो, इससे अपना करियर की तरफ फोकस करो। करियर अप डाउन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पढ़ते रहो मस्ती में, बिना प्रेशर के, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, लेकिन हाँ, जिनसे जिनका आपको लगता है कि मेरे फ्यूचर के लिए अच्छे हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस करें। जैसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, अगर किसी टीचर को मानते हो, फ्रेंड हैं। फ्रेंड भी आजकल बेटा, मैं तो एक चीज़ देख रहा हूँ, सॉरी टू से, आपकी जनरेशन में वो जो पुरानी कहावतें बनी हुई ना, वो आजकल बिल्कुल ऐप्ट फिट होती हैं। सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। 99% फ्रेंड्स ऐसे हैं बेटा, तुम चेक कर लेना। सब, मैकडी की पार्टी होनी है, डोमिनोज पिज्ज़ा, घूमने जाना है, सब साथ होंगे। लेकिन जहाँ तुम्हें कभी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो कोई 1% लोग ही होंगे जो जेन्युइनली हेल्प करेंगे। और उसी टाइम पे पता चलेगा कि एक्चुअली में ट्रू फ्रेंड कौन है। आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये। तो मैं आपकी जनरेशन से 2 जनरेशन पहले भी डील कर चुका हूँ। पहले जनरेशन 20 साल में चेंज होती थी, आज जनरेशन 10 साल में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ, इंटरनल डेवलपमेंट करो, मेंटल स्ट्रांग रहो। अप डाउन्स लाइफ में बहुत होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं आपने दुनिया देखी है, दुनिया तो बाहर तैयार खड़ी है लात मारने के लिए। ठीक है, आप जब जाओगे तो बहुत धोखे मिलेंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट डू गुड, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो। आज आपको कोई बुरा भी बोल रहा है, वो अपने काम से मतलब रखो। ठीक है, हमारा काम बोलेगा, अपनी क्वालिटी ये रखो। मैं तो यही सिखाऊंगा, बाकी देखो आपकी मर्जी है, आप कैसे लाइफ को बिताना चाहते हो। मैं तो अपने हर स्टूडेंट को ये करता हूँ, और ये पक्की बात है, जब आप अच्छा करोगे ना, आपके पास वापस भी आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट एंड फ्लोटिंग कॉस्ट 2 चीज़ें हैं बेटा इसमें। सर कॉस्ट कॉस्ट से कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं ये दोनों सेम हो गए पॉइंट, सेम नहीं हुए, डिफरेंस समझ आया। पहला कॉस्ट किसके लिए है, रेजिंग फंड्स के लिए। ठीक है, दूसरा कॉस्ट उस फंड को रेज करने का क्या खर्चा है। यानी अगर मैं बैंक के पास, अपने आप बताना, अगर हम बैंक के पास लोन लेने गए, उसने बोला मैं जी 8% टके पे, 8 टके पे, 8% पे मैं आपको लोन दे दूंगा, तो ये 8% जो है वो इस कॉस्ट में आएगा या फ्लोटिंग कॉस्ट में आएगा। नलायकों, इस कॉस्ट में। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे पता था तुम गधे के गधे ही, ढक्कन तो ऐसे ही रहते हैं ना। तेरे पे एग्जाम्पल, तूने गाड़ी ली है, गाड़ी के लिए लोन लिया है, कितने परसेंट पे लिया, मान ले 8% पे लिया, एक एग्जाम्पल 9% पे। ठीक है, 9%, तो महीने की किस्त जा रही होगी, तो जो किस्त जा रही है 8% के हिसाब से जा रहा होगा, तो वो 8% जो लिया, ठीक है, अब कौन से बैंक से लिया पता है, कौन से, हाँ, कुछ भी बोल रहे, केनरा से। क्यों लिया केनरा से, दूसरे ICICI क्यों नहीं लिया, जान पहचान से क्या हो गया, क्या हुआ जान पहचान। इसका मतलब अगर आप ICICI जाते, के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ 9% मिलता,
केनरा से आपको 8% मिल गया, तो किसका लिया आपने? 8% वाला ना, ये यही तो कॉस्ट है। अब दूसरी बात, सर वो केनरा से लेने के लिए आपने कोई फाइल फीस दी होगी 500,000 रुपये, मान लो एक एग्जाम्पल, फाइलिंग फीस लगती है भाई, फाइल बनाने के चार्ज होते हैं, है ना। केनरा वाला कह रहा था 1,000 रुपये फाइल के चार्ज, आईसीआईसी वगैरह तो 5,000 रुपये आएगा। ये जो 1,000 और 5,000 है, ये क्या है? फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैं डिबेंचर्स इशू करता हूं, तो डिबेंचर्स को इशू करने के लिए जो भी मेरी लीगल फीस आएगी, जो भी उन प्रोफेशनल की फीस आएगी, उन सबको जोड़ दो। उसको कंपेयर किससे करो? अगर मैं शेयर्स इशू करता हूं तो उस पर कितनी खर्चा आएगा, और उनमें से जो भी बेटर होगा वो मेरा एक डिसीजन का पॉइंट है। दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग का मतलब उसको रेस करने के लिए मैं क्या खर्चे करूंगा। इस कॉस्ट का मतलब है कि जिस सोर्स से मुझे लेना है, जिससे लेना है, वो भैया वो कितना पैसा लेगा मुझसे, परसेंटेज लेगा। अगर मैं डिवेंचर होल्डर से ले रहा हूँ तो डिवेंचर होल्डर से 8% पे मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बैंक से ले रहा हूँ, मुझे 6% से देने को तैयार है, तो बैंक से लूँ या डिवेंचर्स इशू करूँ? बैंक से लूँ। लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी वो बहुत छोटे हो, बहुत सारी चीज़ें। अब बैंक कहता है कि भैया अपनी पूरी बिल्डिंग गिरवी रखवा दो, डिवेंचर होल्डर कहता है नहीं, इस बिल्डिंग गिरवी नहीं रखवाना, कुछ कम गिरवी रखवा दो, वो भी एक डिसीजन मेकिंग है, वो आगे आ सकता है। तो कॉस्ट, फंड को रेस करने की कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट, उस फंड को रेस करने के लिए जो आपने खर्चे दिए, लाइक प्रोफेशनल फीस दिए किसी को, वो। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। इसलिए मैंने एग्जांपल पूछा, मुझे पता है ढाक के ढक्कन है हमारे पास, ठीक है। रहना लायक, ये कॉस्ट वाला पॉइंट क्लियर। फिर उसके बाद हमने बी पॉइंट लिखा है फ्लोटिंग कॉस्ट। थर्ड है रिस्क, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द डिवेंचर्स का रिस्क ज़्यादा है, इक्विटी के साथ कम है, हम उस रिस्क को झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखें ज़रा, 3 लिख लिए, 3 लिख लिए। थर्ड, फोर्थ, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी की कैश फ्लो। अच्छा, अब अपने आप बताना, जिस कंपनी की पोजीशन, अपने आप देखो, जिस दो दो एग्जांपल देता हूँ, एक रिलायंस है और एक स्टार्टअप है। इधर रिलायंस और इधर स्टार्टअप, किसकी कैश फ्लो पोजीशन ज़्यादा अच्छी होगी? रिलायंस की, स्टार्टअप की। तो अब जो रिलायंस है वो डेट पे ज़्यादा जाना चाहेगा या इक्विटी पे? डेट पे। यही तो समझना है। क्यों? क्योंकि उसके पास देने को है, वो ब्याज आसानी से दे सकता है। लेकिन मुकेश अंबानी ये नहीं चाहेगा कि मेरे राइट्स, राइट टू वोट, डिसीजन में। हाँ, तो वही तो देखना ना, सारी चीजें मिक्स करनी है। यही यही तो सीखना है, यही तो सीखना है जिंदगी में। एक धर्रे हैं, दब तो जाएगी, लेकिन हमारे जैसे तो खड़े हो जाएंगे ना। हमारे जैसे वो है बेटा, वो उस एंगल से देखने को कहा था, हर एंगल को देखना चाहिए। यही तो प्रोफेशनल लाइफ में तुमने सीखना है, और क्या सीखना है जो 12वीं में नहीं सीख रहे। प्रोफेशनल लाइफ में ये तो सब मिक्स। अभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं देखना, अभी तो रट्टा मारो और पास हो जाओ। मैं तो तुम्हें आगे की बातें बता रहा हूँ, अभी कौन सा देखना, आगे ना वही बात, रहेंगे ढक के ढक्का नहीं, ठीक है। अब स्टार्टअप है, स्टार्टअप को क्या बेटर सूट करेगा, डिबेंचर्स या इक्विटी? क्यों? इक्विटी सूट करेगा, इसलिए जितने भी हैं वो सीसीपीएस, इक्विटी शेयर इशू करते हैं। क्यों? क्योंकि सर उनका मेन है इनफ्लो आएगा या नहीं आएगा पता नहीं है, तो इनफ्लो नहीं आएगा तो डिबेंचर्स अगर इशू करते हैं तो इंटरेस्ट देना मैंडेटरी होता। या इक्विटी इशू करेंगे तो नो डाउट अभी राइट टू वोट कोई दिक्कत नहीं, हम छोटे हैं, हम ठीक है यार, किसी की कोई सजेशन लेना भी पड़े तो ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही हमने डिबेंचर्स खड़े कर दिए तो वो तो इंटरेस्ट मांगेंगे हमसे, रोज खड़े हो जाएंगे, तो पैसे ही ना, तो बिजनेस अभी 2 साल बाद भी पैसा नहीं आएगा। जितनी भी स्टार्टअप्स हैं वो इक्विटी को ज्यादा प्रेफर, इसका मतलब जो कैश रिच कंपनीज होती हैं दे प्रेफर मोर डिवेंचर्स एज कंपेयर टू इक्विटी। देखो क्या लिखा है अब इसमें, अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन में मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वाइबल। देखो लिखा है ना, देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। क्यों? दो फायदे हैं। एक, सबसे पहला फायदा, वो राइट टू वोट वाला उसको नहीं चाहिए भाई। देखो जितना बड़ा कोई इंसान होगा, अच्छा वो छोटा इंसान ज्यादा अच्छे से सुनेगा, बड़ा इंसान ज्यादा अच्छे से सुनेगा। छोटा सजेशन दे दो, दे दो, दे दो। जब कोई पीक में पहुंचा हुआ है वो किसी की सुनेगा? राइट टू वोट होना काम है वहाँ। लेके लेना यार, ब्याज ले यार, पैसे पैसे तो नहीं। मेरी मेरे देखो, फिर वही स्टेज होती है, हर एक चीज़ की ना स्टेज होती है। स्टार्टअप में वो कहेगा ठीक है। अच्छा वो तो जो ये अभी आया था पीछे, सोनी पे क्या आता था,
जो फाइनेंसिंग के लिए पैसे के लिए आता है ना स्टार्टअप को, शार्क टैंक। अब शार्क टैंक में जो लेने आते थे पैसे, ठीक है, वो उनकी कितनी सुन के जाते थे, ये सुनो, रिलायंस आएगा इसका वजह से मैं तेरे जैसे हजारों को फाइनेंस कर दूंगा। तो ये समझो, ये मार्केट का मैं कुछ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ, कितने पॉइंट लिख लिए, 4। फोर्थ, फिफ्थ लिखो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगेन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब बिजनेस के कुछ ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो बिजनेस को चलाने के लिए मैंडेटरी होते हैं। कौन कौन से, लाइक सैलरी, रेंट, ये सब, ठीक है। तो ये भी एक कंसीडरेशन का पॉइंट होगा कि जिसके फिक्स्ड ऑपरेटिंग खर्चे पहले से ही ज्यादा होंगे, पहले से ही ज्यादा होंगे, समझना। अब चैतन्य आंसर दियो, जिसके पहले से ही ऑलरेडी खर्चे ज्यादा होंगे, वो डिबेंचर्स इशू करना चाहेगा या इक्विटी लेना चाहेगा। इक्विटी आ गया ना आंसर, क्यों, क्योंकि नहीं तो उसके फिक्स ऑपरेटिंग और बढ़ जाएंगे इंटरेस्ट की फॉर्म में। और जिसके शुरू में फिक्स ऑपरेटिंग कम है, ये चीज, ये देखो, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखो। फिर वही है, तेरा डिसीजन अलग हो सकता है, अर्शिया का डिसीजन, तन्विका का, सबका, मेरा बिजनेस को करने का अलग हो सकता है। तो कोई एक सेम पेज पे आके बिजनेस नहीं कर सकता। किसी की डिबेंचर्स ज्यादा होंगे, किसी की इक्विटी ज्यादा होगी, लेकिन किसका क्या ज्यादा है वो डिसीजन कैसे आया, इन फैक्टर्स को कंसीडर करके। ये हम, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। देखो अभी छोटे हो, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुम अभी छोटे हो, तुमने बिजनेस देखा ही नहीं, बट सीखना है, ऐसे बिजनेस चलता है लाइफ में। या तो बिजनेस करोगे या बिजनेस के अंदर नौकरी करोगे, दोनों में से एक ही काम करोगे ना, लेकिन चाहे कुछ भी करोगे, काम तो यही चीज है, ठीक है। तो मैं वो आपके दिमाग में इनकलकेट कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ, कंट्रोल कंसिडरेशंस। आ गया वो तेरा राइट टू वोट वाला, वो आ गया, देख यही है ना, देख दबाने वाली बात, देख आगे, इश्यूज ऑफ मोर इक्विटी में लीड टू डाइल्यूशन ऑफ, डाइल्यूशन आ गया, ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ज्यादा इक्विटी तो राइट डाइल्यूट हो जाएगा ओनर का, ठीक है। डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच एप्लीकेशन, मैंने बताया था ना, राइट टू वोट होता नहीं है। अच्छा अब ये टीचर से बोलो क्यों ये लिखा है सर पता नहीं, कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है, कंपनीज एक्ट में सेक्शंस दिए हैं राइट टू वोट शेयर होल्डर्स का। देखो आप, सीधी सी बात है ना, सारी चीजें तो किसी को नहीं मिल सकती ना। अब इक्विटी शेयर होल्डर का नेगेटिव क्या है, डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है। पॉजिटिव क्या है, क्योंकि दे आर द ऑनर, तो ऑनर को राइट टू वोट तो होना चाहिए। डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट द ऑनर, इसीलिए उनको राइट टू वोट नहीं है, इसीलिए तुमको आउटसाइडर्स कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड आउटसाइडर्स, समझो बात को, आंसर उसी में से। एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, शेयर होल्डर्स को इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, उनको राइट टू वोट है। अब एक खुद बताओ, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था 11th में, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, बस प्रॉफिट बोल देते हैं, प्रॉफिट इफ एनी होना चाहिए, होगा या नहीं होगा ये मैंडेटरी। लेकिन अगर लैंड होगी तो उसे रेंट देना पड़ेगा, लेबर होगी तो, कैपिटल होगा तो कैपिटल का मतलब क्या है, ये ऑनर का है या आउटसाइडर का है, आउटसाइडर, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, तो डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच इम्प्लीकेशन, कंपनीज अफ्रेड ऑफ अ टेक ओवर बिड, ये आप छोड़ दो ये लाइन टेक ओवर वगैरह आपको नहीं। तो कंट्रोल कंसिडरेशन में राइट टू वोट वाली बात है कि अगर आप इक्विटी को लेते हो तो राइट टू वोट आपको देना पड़ेगा, तो आपकी जो मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है वो डाइल्यूट हो जाएगी, एज अगेंस्ट डेट में ऐसा नहीं होगा। तो कंट्रोल कंसिडरेशन। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। याद है मैंने जब शेयर कैपिटल शुरू कराया था तो मैंने आपको बताया था 2 तरीके की मार्केट होती है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी। यस नो, शेयर्स को इशू करने के लिए, सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए, सेम विद डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को भी ऐसे इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टेट ऑफ कैपिटल, स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, कंडीशन, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट 2 तरीके की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं, बिफोर कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिफोर कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड। मुझे बताओ, अगर बिफोर कोविड, या बिफोर ले लो या आफ्टर कोविड ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो, और ड्यूरिंग कोविड ले लो। बिफोर कोविड हो या ड्यूरिंग कोविड हो, आपको अगर कोई बोलता कि आपको इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं
तो आप कब खरीदना चाहते हैं, बिफोर कोविड या ड्यूरिंग कोविड, किस एंगल से? ये तो हो गया आगे की बात, अगर वो 2 साल में कंपनी चली नहीं, बंद होगी तो? कोई भी बिजनेस जब कभी कैलेमिटीज आती हैं, कैलेमिटीज समझते हो, नेचुरल कैलेमिटीज या कुछ भी ऐसे डिजास्टर्स होते हैं, तो बिजनेस के बंद होने के चांसेस सबसे ज्यादा उस टाइम होते हैं, अदरवाइज तो बिजनेस का गोइंग कंसर्न। तो एक लेमैन जो है, एक आम भाषा में बात करें तो कभी भी वो उस ड्यूरेशन में जब मार्केट, इसे कहते हैं मार्केट सेंटीमेंट, जब मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव हों तो कभी भी वो अपना पैसा किसी और को देने को तैयार नहीं। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड तेरे से कोई उधार मांगता, दोस्त छोड़ दे, अगर कोई उधार मांगता कहता ब्याज पे ले लियो, ब्याज पे, तू दे देगा या आज देगा? क्यों? हाँ, ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि बिजनेस ही पता नहीं है ना, लोगों के बिजनेस ठप हो गए। सेम चीज ये कह रहा है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कैपिटल मार्केट की कंडीशन वाइबल है, यानी बेटर है, सेंटीमेंट्स आर गुड, तो 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 आप इक्विटी को ज्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है? अदरवाइज आप डेट को ज्यादा प्रेफर, क्योंकि डेट का मतलब सिर्फ डिवेंचर्स नहीं है ना, डेट का मतलब क्या है, बैंक लोन। क्योंकि मैं आज ही बताऊंगा वो, आप एक बताओ, हमने लास्ट क्लास में अकाउंट में ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगा? क्या कभी कोविड टाइम में ओवर सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस हैं? नहीं, लोगों को अपना पैसा पता नहीं। आप, हमारी अर्निंग सबकी, आपको सबको पता है कि अर्निंग कितनी कम हो गई होगी सबकी, अनलेस कोई ऐसा बिजनेस जो कोविड में, जैसे मेडिकल बिजनेस था या वो, उसको छोड़ दो। लेकिन जनरल रूल, तेरे पापा की शॉप की जो रिवेन्यू था उस टाइम का, या आपके पापा का, तो चलो फिर भी वो चावल वगैरह का काम है ना, फिर भी मैं कह सकता हूँ वो एक्सेप्शनल केस है, खाने पीने का तो चला होगा। लेकिन हमारी टीचिंग का एग्जाम्पल ले लो, या हमारी प्रैक्टिस का एग्जाम्पल ले लो, और बहुत जितने भी बिजनेस और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, 80 to 90% बिजनेस की जो अर्निंग हुई होगी वो कम ही हुई होगी। लोगों की तो सैलरियां भी कम हो गई, क्योंकि बिजनेस डाउन तो सैलरी डाउन, हुआ होगा ना ये चीज। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो उस केस में कभी भी कोई अपना पैसा किसी दूसरे को नहीं देगा। वो कहेगा भाई मेरे पास खुद के पास पैसा कम है, आने के चांसेस कम है, तो मैं अपना पैसा क्या करूं, कंजर्व करके रखूं। कोविड टाइम में तो लोगों ने बैंक से पैसा निकाल लिया था, क्यों? क्योंकि बैंकों के फ्लॉप होने के चांसेस हो गए। बैंक भी तो एक तरीके से बिजनेस ही कर रहा है। तो ये वो पॉइंट बोल रहा है कि अगर मार्केट, कैपिटल मार्केट कंडीशन अच्छी है, ये भी अफेक्ट करेगी। अगर कैपिटल मार्केट, जैसे इस टाइम पे कैपिटल मार्केट अच्छी है, आप देखो हर 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 जो वो आ रहा है, तो ये स्टॉक मार्केट जो है ना, अगर डिप्रेस मार्केट है, इट इज डिफिकल्ट टू इशू द इक्विटी शेयर्स। आज ही पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, पढ़ेंगे ना अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वन ऑफ द रीजन क्या हो सकता है कि आपकी कैपिटल मार्केट की कंडीशन है। इसीलिए जब पब्लिक इशू आते हैं ना, तो ये देखा जाता है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, उसकी भी एनालिसिस की। क्लियर है, पॉइंट समझ आता है? ठीक है, तो ये लिख लो, कितने पॉइंट्स बना लिए हमने, 7 पॉइंट हो गए। तो फर्स्ट कौन सा था एक बार देखना, कॉस्ट, सेकंड फ्लोटिंग कॉस्ट, थर्ड रिस्क, फोर्थ कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, फिफ्थ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिक्स्थ कंट्रोल कंसिडरेशन, सेवंथ इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये आपका जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, इट ऑल्सो कम्स टू एन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से करके आने। एनी डाउट यू कैन आस्क। थर्ड कौन सा है, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन की डेफिनेशन लिख लो, डिविडेंड डिसीजन की डेफिनेशन लिख लो, फिर ब्रेक करेंगे। डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व्स, dividend decision involves how much of the profits how much of the profits earned by a company, देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, मैंने जो बताया था आप लोगों को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया था, आफ्टर, ब्रैकेट में लिखो आफ्टर पेइंग टैक्स, आफ्टर पेइंग टैक्स will be distributed, will be distributed as profit, as
profit and how much will be retained in the business. How much will, बेटा AC बंद कर दो. How much will be retained in the business? Distributed to whom? Distributed to shareholders. तो देखो जरा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, dividend decision involves how much of the profits earned by a company after paying tax will be distributed. ठीक है, ये as profit लिखा है ना, तो distributed और as के बीच में, distributed और as के बीच में लिख लो to shareholders, तो और क्लैरिटी आ जाएगी. to shareholders as profit and how much will be retained in the business. तो इसका मतलब कि कितना आपने डिविडेंड देना है और कितना रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में रखना है. दैट डिसीजन इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन. नाउ डिविडेंड क्या है, देखो डिविडेंड क्या है. डिविडेंड की डेफिनेशन यहाँ लिखे ना, यहीं पे आप मतलब आपने लिखना है लिख लो, नहीं तो ये लिखिए. डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स. मैंने उसको उसी डेफिनेशन में बना दिया है. डिविडेंड प्रॉफिट का वो प्रोपोर्शन है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. ठीक है, और जितना बच जाता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 है, ठीक है, उसमें से डिविडेंड हमने 20 रुपये दे दिया, तो इसका मतलब 20 रुपये क्या हो गया डिविडेंड, एंड 80 रुपीज जो बचा वो हमारा क्या बच गया, रिटेन्ड अर्निंग. और ये रिटेन्ड अर्निंग का पर्पस क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेंशन, बिजनेस का फ्यूचर एक्सपेंशन. एंड ये रिटेन्ड अर्निंग चाहे बिजनेस के पास पड़ी है, लेकिन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है. एंड बिजनेस क्या है, बिजनेस को ये पैसा, ये इट बिलोंग्स टू द इक्विटी, क्योंकि उन्हीं का ही तो पैसा है, उसी में से ही रखा है. तो दैट इज व्हाट डिविडेंड डिसीजन इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेंगे. क्लियर है? सो हैव अ ब्रेक. ब्रेक के बाद अकाउंट्स में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.